प्यारे पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहूंगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, और वो तमाम तर बातें जो आप हमसे पूछते हैं, वो तमाम तर सवाल जो आप हमसे पूछा करते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो तमाम मौज़ूआत जो आप हमें लिख भेजा करते हैं, वो टॉपिक जिन पे आप चाहते हैं हम बात करें, हमारी कोशिश रहती है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के अंदर हम उन तमाम शोबाजात से लोगों को बुलाया करते हैं और उनके साथ आपके जो भी मसाइल हैं वो भी डिस्कस किया करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ ऐसी बातें जो अधूरी रह जाती हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब अधूरे रह जाते हैं, उन तमाम तर बातों को मुकम्मल करने की कोशिश की जाती है। प्रोग्राम में आप लोग शामिल हुआ करते हैं, मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है। और साथ ही साथ जनाब आप लोग फेसबुक ऑफिशियल पेज जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का है उसको भी ज्वाइन करेंगे, और वहां भी जो आपके सवालात होंगे उनके जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि लाइव कॉल जो हैं वो भी ली जाएं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही एक अहम सा टॉपिक है। इसके ऊपर बात किए जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम अपनी जो ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो बहुत अहम हैं, जिनके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, वो नज़रअंदाज हो रही होती हैं। वो किस वजह से, किस बिना पे हम नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, उसकी आगाही जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे सामने रखी जाती हैं, आया होती हैं, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी वो अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, शायद इनको देखना, सुनना, समझना ज़रूरी नहीं है, मगर हम आते हैं इस प्रोग्राम में और आपको वो तमाम चीज़ें, उनकी अहमियत जो आप पे वाज़े करने की कोशिश करते रहते हैं। आज जिस टॉपिक की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाने जा रहे हैं, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। हम अपनी जिस्मानी तौर पे हम फिट नज़र आना चाहते हैं, हमें लगता है कि हम जिस्मानी तौर पे फिट नज़र आ रहे हैं तो ऑल गुड, सब अच्छा जा रहा है। ऐसा नहीं है। कभी ना कभी आपका जो ये टोटली जितना भी आपकी बॉडी है, ये असल में डिपेंड कर रही होती है आपके दिमाग के ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। इरादा कर चुके हैं वो आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। क्यों? आप सोचने से कासिर होंगे। आप शऊर के एतबार से अगर देखा जाए तो आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई जाएगी। वो क्यों, कैसे होता है, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जाए, और ये अगर मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है मेंटल हेल्थ की वजह से, तो वो कौन से ऐसे मसाइल हैं, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों पैदा होते हैं, क्या वजह है, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर आज हम बड़ी डिटेल में बात करने जा रहे हैं। जिसके लिए मुझे ज्वाइन किया है, आज मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए फ़ायज़ा अनवर जो है मेरे साथ मौजूद हैं। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आप लेक्चरर हैं GC यूनिवर्सिटी में। आपसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं और किस तरह से उन मसाइल से दूर रहा जा सकता है जो इसकी सेहत जो है, दिमागी सेहत जो है, उसको मुतासर करते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और आज जिस टॉपिक की तरफ हम तमाम सुनने वालों की तवज्जो दिलाने जा रहे हैं, एक बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं बल्कि इसका आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि डिप्रेशन जो है एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है, लोगों के मुताबिक ये एक लाइलाज मर्ज है, और बल्कि बहुत सारे लोग तो इस हकीकत को ही नहीं मानते। डिप्रेशन जैसी बीमारी जो उनको लगता है कि शायद ये कोई बीमारी है नहीं, हालांकि एक ऐसी बीमारी है कि जो सब बीमारियों की वजह बनती है। सर, ये इस तरह है कि अगर हमारे इवन लोग जो है, अगर उन्हें फिजिकली कोई भी मसला होता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं। उनका दिल होता है कि लोग हमें पूछने आए या हमें जो है इसके बारे में पूछा जाए, गाइड किया जाए। लेकिन जैसे कोई मेंटली कोई भी मसला होता है तो उसे कहते हैं आप चेक करवा लें, तो बाकायदा माइंड करते हैं लोग इसको मतलब एक डिसऑर्डर मानना ही नहीं चाहते, और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जा सकती है। बल्कि दोस्त है आप कहते हैं कि आप पागल हो, जो आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, या आप साइकोलॉजिस्ट, खास तौर पे ये अगर कहा जाए कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो आपका मजाक उड़ाया जाता है। चुप के आते हैं। आप यकीन करें, हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वो उनमें से आप 99% ये कह रहे होते हैं प्लीज किसी को बताया ना कि मैं इधर आया हूँ, अच्छा मैं इधर आई हूँ। मतलब वो कहते हैं कि लोग क्या हमारे बारे में कहेंगे, और लोग इस तरह करते भी हैं, उसको एक ताना बना लेते हैं। आप ये देखें, जिस तरह की फिजिकल कोई आप एक माहिर नफ्सियात को दिखा लें, जी, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को माइंड करता है। बेसिकली पहली बात यह है कि लोग इसको डिसऑर्डर मानना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप एक थोड़ी सी आपको लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला आ गया जिसको आप नहीं डील कर पा रहे, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप मेंटली बिल्कुल इल हैं, फिर ये भी कंसिडर कर लिया जाता है खुद ही।
इसके बजाय ये देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, जैसे हम फिजिकली किसी ना किसी जगह पे आके अड़ जाते हैं या हमारी फिजिकली कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, तो हम उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेके उसको मतलब ट्रैक पे ले आते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह मेंटली भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अगर गाइडलाइन ले लें डॉक्टर की, उससे स्पेशलिस्ट है जो भी, तो आप उसको क्या है आगे अच्छे तरीके से उसको डील कर सकते हैं या उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को माना ही नहीं जाता। पहले तो ये है कि इसको डिसऑर्डर माना जाए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जब वो राजी हो तो ही आगे जाके देखा जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि डिप्रेशन की जो खास तौर पे वजूहात क्या बनती हैं? जो लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर स्ट्रेस लेना, किसी चीज़ को बार बार सोचते रहना, टेंशन लेना, ये तमाम तर वजूहात जो है ये बनती हैं। आया कि ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। जैसे अगर हम लाइफ में किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में अगर परेशान हो रहे हैं तो ये नॉर्मलिटी, अगर हम नहीं होंगे तो हम लाइफ में डिफरेंट फंक्शन नहीं कर सकेंगे। सही है। ये एक थोड़ा सा डिप्रेस होना किसी चीज़ के बारे में या उसके बारे में सोचना, वो हमें मोटिवेट करता है, हमें गाइड करता है कि हमने ये चीज़ करनी है। या हमें अगर मैंने फर्ज करें कोई चीज़ में पेपर है मेरा, मैं उसके बारे में वरी होंगी, मैं फिक्र करूंगी तो ही मैं उसकी तैयारी कर सकूँ। बिल्कुल, वो हमें मोटिवेट करता है, हमें जो है वो आगे लेके चलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यही अगर सिम्टम हमारे जो हैं ये ज़्यादा स्वेयर हो जाएं और ये हमारी नॉर्मल जो लाइफ फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, लाइक हमारी जॉब है उसको हम कंटिन्यू नहीं ठीक से कर पा रहे स्पेसिफिक स्ट्रेस की या डिप्रेशन की वजह से, या हमारी जो अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारी जो मैरिड लाइफ है या हमारी जॉब की लाइफ है या लोगों से मिलना जुलना सोशल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये डिसऑर्डर में आता है। इसके अलावा ये डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आता अगर आप इसको जो है वो आपको कुछ अर्सा के लिए सिम्टम आ रहे हैं या तो नॉर्मल लाइफ में से कम है। ऐसे लोगों को नॉर्मल लाइफ में वापस कैसे लाया जाए? जी बिल्कुल। अगर इस तरह है कि कोई इसमें चला गया तो एक तो ये होता है कि जितनी अर्ली इसको आप रिकॉग्नाइज करके आप डॉक्टर के पास जाके जितनी जल्दी इसके ट्रीटमेंट का है करें कि इसका ट्रीटमेंट इतनी जल्दी होना चाहिए, उतनी जल्दी ये क्योर जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादा सिम्टम रहेंगे, ज़्यादा देर रहेंगे तो साथ वो कुछ और डिसऑर्डर की एंजाइटी को भी साथ लेके आ जाएगा। इसके अलावा और सिम्टम भी साथ आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से फिर ज़्यादा डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाती है, फिर उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली सबसे जो मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपका ऐसा कोई मसला है तो उसको सबसे पहले जो है ना उसको फ़ौरन उसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। और इसकी डिफरेंट जो है वजूहात भी होती हैं, डिफरेंट एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है जो कि इस तरह के सिम्टम्स को डेवलप कर लेती है। कुछ पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो इस तरह के सिम्टम जो है जल्दी नहीं लेती। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसके ये रीज़न ये भी होते हैं कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं आपके, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा देखा होता है, कुछ ऐसा आप लाइफ में आपके साथ हुआ होता है कि आप जो है उसको आगे जाके वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करता है और चीज़ों को डील करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये साइकोलॉजिस्ट चूँकि काउंसलिंग के साथ जो है वो सारा उनका है, जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है वो काउंसलिंग जो है वो पेशेंट्स की जाती है और उसी से ही उसको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। मेडिसिन जो है, चूँकि साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो किस स्टेज पे जाके आपको लगता है कि हाँ अब इसे मेडिसिन की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग जो है, मैं नहीं समझती सवाई प्रोफेशनल के किसी को पता होगा इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बात करने के काबिल है, जब हम पे कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी यूज़ हो सकती है, हम काउंसलिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को, उस लेवल पे तो मेडिसिन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। सही है। और जब हम ऐसे है कि इंसान अनकॉन्शियस में बिल्कुल वो बात करने के काबिल नहीं, तो हम मेडिकेशन से उसको इस लेवल पे लेके आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना। हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा मसला आ गया, हमारी सोसाइटी में मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है, हमारे घर में हो सकती है, हमारे जॉब प्लेस पे हो सकती है, कोई मसला जो हमारी लाइफ में चल रहा है, उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसको सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम मेडिसिन लेके अगर सो भी जाएंगे तो हमें वो उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि उस पर आपकी बाकी जो लाइफ है वो भी आप डल फील करेंगे, क्योंकि आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा ना। बिल्कुल सही। कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इस सिचुएशन में आ जाते हैं और खुद ही उसको डील करके बाहर आ जाते हैं। उनको ये होता है कि भाई हम ये चीज़ें हैं, या वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। एक ही चीज़ होती है, या तो आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लें, ठीक है, या उसको चेंज कर लें, ठीक है। अब अगर तो आप एक अपने आप को डेडलाइन दे देते हैं ना, भाई ये चेंज नहीं हो सकता, ये इन्वायरमेंट मैं इतने लेवल तक चेंज कर सकता था, वो मैंने कर लिया, अब मैं खुद को
इसमें एडजस्ट करूं क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता, बजाय इसके कि मैं जो है स्ट्रेस लेके अपनी बाकी जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर लूं। तो इसलिए जब तक आप बात करने के पेशेंट काबिल है, वो बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, तो आप उसको मेडिकेशन कम से कम दे, क्योंकि इसके फिर बहुत से इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन जब वो बात करने के काबिल नहीं है तो फिर मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है कि उसको इस लेवल पे लाया जाए कि वो काउंसलिंग करवा सके, बात को अंडरस्टैंड कर सके और अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। बिल्कुल सही है। ये तमाम तर चीज़ें जो है आपको ज़हनी माजूरी की तरफ ले जाती हैं और आपने बचना है, अपने आप को जो है वो कोशिश करें। ख़ास तौर पे अगर आपके अंदर कोई परेशानी या साइकोलॉजी के हवाले से आप थोड़ा बताइएगा कि क्या इस बात पे जोर दिया जाता है कि आपके अंदर अगर कोई परेशानी है तो आप ख़ास तौर पे अगर आप कोई आपका दोस्त आपके बहुत क्लोज है, फैमिली मेंबर कोई क्लोज है, आप अपनी परेशानी अंदर रखने के बजाय उसके साथ शेयर कर लीजिए। आप उसको दिमाग पे सवार करके आप बार बार सोचते जा रही हैं, ऐसी तमाम तर चीजें जो अच्छी बात आपने बिल्कुल ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया। और यही बात आप देखेंगे कि जिन लोगों के जो रिलेटिव हैं या क्लोज फ्रेंड ट्रस्ट वर्दी हैं या वो उनके साथ बात शेयर कर सकते हैं या उनके घर का इन्वायरमेंट इतना फ्रेंडली है तो वो ज़्यादा डिसऑर्डर का शिकार नहीं होते, बजाय इसके कि जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई अच्छा ये चीज मैटर करती है, ये बहुत मैटर करती है अच्छा कि अगर आपका इन्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, आप प्रॉब्लम्स आ रही हैं साथ साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ आपको अच्छे जो है वो व्यूज़ मिल रहे हैं। आप देखिए जब आप मतलब स्ट्रेस में नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ में है ना, एक मैं ये बहुत बात ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी इधर, तो आप पॉजिटिव बंदे को चूज़ करें उस टाइम पे जब आप मेंटली फिट हैं। अच्छा। कि मैंने जब मेंटली डिस्टर्ब होऊंगा या जब मैं मेंटली मैं डिपेंडेंट होऊंगा दूसरों पे तो मैं इससे बात डिस्कस करूंगा। किसी नेगेटिव थॉट वाले बंदे से आप बात जब आप खुद ही इमोशनली वीक हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा, तो आप एक वीक जो इमोशनली खुद वीक और नेगेटिव पर्सन है उसके साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान को जो है वो अपने उस फेज में हर इंसान जाता है, मतलब लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं कि इंसान स्ट्रेस में चला जाता है और उसको कोई ना कोई पर्सन की जरूरत होती है कि उससे डिस्कस करे। तो मैं ये समझती हूँ कि जब भी आपको अपनी जब आप नॉर्मल हैं, नॉर्मल मैं नॉर्मल नहीं कह रही इस तरह कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो इस तरह नहीं, लेकिन ये कि आप जब आप फिट हैं मेंटली तो आपको ये चाहिए कि आप उस वक्त आप ये बंदा चूज करके रखे कि ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जो है वो वाइब्स आती हैं, ये पॉजिटिव बंदा है, उसको सिलेक्ट करके रखे कि इससे मैं डिस्कस करूंगा। उस टाइम समझ नहीं आ रही होती इंसान को, अगर इसे नेगेटिव से डिस्कस करेगा तो वो इवन आपको और ज्यादा मसाइल का हल बताने के बजाय मसाइल की तरफ मजीद जो आप घिरते चले जाएंगे ऐसे इंसान, वो आपको इतनी दलदल में डाल देगा कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अच्छा खैर अभी अगर हम बात करें जिस तरह से कोरोना पेंडेमिक से हम गुजरते आ रहे हैं और कोरोना जैसे एक मूजी मर्ज जो बड़ी आसानी से किसी भी इंसान में मुंतकिल हो जाती है, अगर देखा जाए तो लोग जो है नो डाउट के पैनिक हुए जब ये कोरोना जो है इसका आगाज़ हुआ और इसने बहुत सारे लोगों को शिकार किया और इन्फेक्टेड हुए लोग, हमें हॉस्पिटल जो है वो भरे हुए नजर आए। अभी भी अगर देखा जाए तो ऐसी ही सिचुएशन है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल खौफ किसी कैफियत में चले गए, उनका उस खौफ में से निकलना जो बहुत मुश्किल हो रहा है और वो अपनी उसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस नहीं आ पा रहे। उन तमाम लोगों के लिए आप क्या कहेंगी कि कोरोना ठीक है एक बीमारी है, इसका इलाज जो है इलाज ना अभी जो बाकायदा तौर पे वैक्सीन जो है उसका आगाज़ हो चुका और मरहलावार जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। आप ये बताइएगा कि उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक भी अपनी ज़िंदगी में उस तरह से वापस रूटीन लाइफ में वापस नहीं आ सके, जिस तरह एक ज़िंदगी उनकी चल रही थी और वो जिस तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह वो सबको देख रहे थे, हाँ वो लोग जो है उन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को एक कमरे में जो है ना वो महदूद करके रख लिया और उन्हें लगता है कि बस मेरी बाउंड्री यही है, मैं कमरे में ही रहूँगा और मुझे ना किसी से मिलना है ना कुछ ऐसा वैसा। और इवन के वैक्सीन के हवाले से भी बहुत सारी बातें, मैं इसकी तरफ बाद में आऊँगा। आप मुझे ये बताइए कि वो ऐसी सिचुएशन में जो लोग जा चुके हैं उनके लिए क्या है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि उस टाइम पे एक तो हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इसमें। आप एक बंदा है वो उसको अगर कोरोना पॉजिटिव आ गया है, आप उससे जो एक स्पेसिफिक SOPs हैं उनको फॉलो करके आप उसे अवॉइड करें, लेकिन आप उसको इस तरह बिल्कुल इस तरह ट्रीट ना करें कि वो खुद ही मेंटली। मैंने लाहौर में एक न्यूज़ चल रही थी, बल्कि लाहौर में कि एक बंदा है उसको डायग्नोज हुआ तो उन्होंने ऊपर कमरे में उसे बंद कर दिया, ठीक है, उससे रब्ता नहीं किया,
रब्ता नहीं किया तो वो वहीं बजाय इसके उसको एम्बुलेंस लेने आ रही थी उससे पहले उसकी डेथ हो गई। तो बेसिकली अगर आप उनको ये कहें कि या उस टाइम उसको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं कि भाई ट्रीटेबल है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह है, आप ट्रीटेबल भी है, आप ठीक भी हो सकते हैं, तो आपके ट्रीटमेंट चलेगा इंशाल्लाह, आप ठीक हो जाएंगे। या इसके अलावा डिफरेंट जो है ठीक है आप डिस्टेंस का भी ख्याल रखें साथ, लेकिन आपको सोशल ये जो आपके मोबाइल फ़ोन है और इस तरह इन चीज़ों से आप कनेक्ट रह के जो उस स्पेसिफिक बंदे को जो है वो पॉजिटिव टीवी की तरफ लेके आके उसको लाइफ दे सकते हैं। कोरोना से तो वो नहीं मरा ना, वो डिसपॉइंट इतना हो गया कि सोसाइटी इस तरह का बिहेव कर रही है उसके साथ, जिसकी तरफ वो भाग भाग के लोग इस तरह पीछे जा रहे हैं, उसको इस तरह डरा दिया कि वो तन्हाई में वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। तो कोरोना तो बाद की बात थी ना, लेकिन उससे पहले ही जो उसको मेंटली इतना स्ट्रेस कर दिया गया कि वो एक तरह से पता नहीं सुसाइड कर लिया, वो खुद ही जी जी जो है वो मर गया। तो इस तरह अब जो लोग उस टाइम पे जो इस तरह जिन्होंने फील किया और अब रेगुलर लाइफ में नहीं आ रहे, तो इनके एक तो ये होता है कि आप अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है लाइफ की वो दोबारा स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ इंजॉय करें ऐसी में इन्वॉल्व हों जो आप इंजॉय करते हैं, या जिनमें पहले अपनी हॉबीज़ वगैरह जो हैं उनको जो है वो आप बहुत ज़्यादा देखें अपने फारिग टाइम में, किसी ना किसी चीज़ को हॉबी को ज्वाइन करें। या इसके अलावा हेल्दी डाइट जो है, क्योंकि डाइट भी जो है वो बहुत ज़्यादा, और अपनी जो नींद है, डाइट है, ये चीज़ें जब तक हम पूरी नहीं करेंगे ना, उसके बाद हम कह सकते हैं कि किसी और चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली हमें सबसे पहले अपनी ये बेसिक हमारी नीड्स है ना, इनको जब तक फिलफुल नहीं करेंगे हम आगे जाके ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। जब ये दोनों फिलफुल हैं, उसके बाद भी आप नहीं ठीक से चल रहे, तो फिर इसके अलावा अपनी दोस्तों के साथ बात करें और अपना जो टाइम है वो फ़ोन पे करें, क्योंकि डिस्टेंस आपने रखना है, ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो करनी है, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ करें। डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, या आप अपने स्पेशल जो इस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ आप जो है वो रब्ता करके तो इसी टाइम पे उसको ट्रीट कर ले तो बेहतर, वरना ये आगे जाके और बहुत ज़्यादा मसले है। या यूँ करिए कि अपनी हॉबीज़ हैं उनको आप अडॉप्ट करना शुरू कीजिए ताकि आपका दिल लगना शुरू हो और आप वापस आ सकें। टाइम जो है उसको आप बजाय इसके उसमें सोचते रहे बैठे नेगेटिव कि ये क्या या वो क्या, तो उसमें वो ये क्या कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व एक्टिविटीज तर्क हो गई थी। एक्चुअली ये है कि आप जिस तरह से भी अपने आप को एंटरटेन कर पा रहे थे या रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी उसको मॉडिफाई कर लेना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी बातें चेंज हो गया एनवायरनमेंट, चीजें चेंज हो गई हैं, तो खुद को चेंज करके अब अपने वही फारिग टाइम को किसी और चीज में लगाना शुरू करें, किसी हेल्दी चीज में, और साथ इन चीजों का ख्याल रखते हुए आपको हाँ जिंदगी में जो भी तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं उसके साथ खुद को मोल्ड करना पड़ता है। मैं इसकी एग्जांपल यूं दिया करता हूं कि वो लिबास जो आपके वालिदैन पहना करते थे वो आज आप नहीं पहनते, क्यों? उसका दौर जा चुका है। तो अभी जैसे जैसे चेंज आता जा रहा है, जिस तरह लिबास में तब्दीली आपको वो करना पड़ता है ना आपको। अगर आप देखें मैं एक अलग थलग सा लिबास पहन के आऊँगा तो लोग थोड़ी देर के लिए हंसेंगे भी, हैरान भी होंगे और मेरी तरफ देखेंगे कि न जाने ये किस सितारे से आ गया, किस सियारे से आ गया। ये सारी चीज़ें जो मेरे लिए कही जाने लगेंगी। ऑफ कोर्स मकसद बात करने का ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी को उस तरह से साथ साथ थोड़ा चेंज हो रहा है, आपको खुद को मॉडिफाई करें और अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरीके से। अब मैंने देखे थे लोग कह रहे थे पहले हम ये करते थे, खेलते जाते थे, अब नहीं जा सकते, हम क्या करें? तो भाई मॉल्ट करें ना खुद को। अब देखें सिचुएशन वो नहीं है तो आप देखें, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रखें किसी ना किसी तरह। वो एक्टिविटीज़ जो है वो इस किस्म की हों कि जहाँ जिसमें कोरोना एसओपीज़ का ख्याल रखा जा सके। ये तमाम ये बहुत अहम, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है इन दिनों में मार्केट जाने का, तो मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल भी कोरोना एसओपीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। और इस तरफ में मैं आऊँगा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ खान और मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं फ़ायज़ा अनवर, और आज आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पे बात हो रही है। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 0334 19 66 966 ये नंबर है, और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए फेसबुक पे, और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए, वहाँ भी इस वक्त आप हमें लाइव सुन सकते हैं। जी मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए कि जिन्होंने अभी तक कोरोना की हकीकत को तस्लीम नहीं किया? ये तो वैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये कोई ऐसे ही बातें बनाई हैं। आप ये खुद सोचें कि एक पाकिस्तान का इशू नहीं है कि आप अगर सियासी तौर पे ले ले भाई ये फलां बंदा ऐसे करे, ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये चीज़ चल रही है, और बड़े बड़े कंट्रीज जो इसके आगे जो है वो बेबस नज़र आ रहे हैं। तो किस तरह आप इसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो आप रियलिस्टिक होकर सोचें और इसको फॉलो करें, बजाय इसके कि एसओपीज़ को फॉलो करें ना कि टाइम गुजर जाए और फिर आप
सोचे कि भाई ये करना चाहिए था। पहले भी ऐसे बहुत सी डिसऑर्डर, पहले भी ऐसे बहुत सी जो पेंडेमिक आई हैं और लोगों ने उसको उस टाइम पे शायद ऐसे ही कहते हों, लेकिन अब उनकी वैक्सीन भी होती है सारा। अच्छा, हमें हमारे अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अपनी आवाम की बात करें, तो इन पे हमें ज़रा ज़्यादा काउंसलिंग जो है वो करना पड़ती है इनकी। इसकी क्या वजह है, क्यों नज़र आता है आपको कि बाकी कौमें जो हैं उनको जो कहा जाता है या इमरजेंसी नाफिज की जाती है उन ममालिक में लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, उस हकीकत को तस्लीम करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी काम जब नए तरीके से होने लगा हो या कुछ भी ऐसा नया हमारे सामने होता है तो वो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसका ये है कि इसमें एजुकेशन जो है ना, इसकी कमी है हमारी, क्योंकि एजुकेशन रेट बहुत कम है हमारी कंट्री में, और इसलिए लोग जो है वो इग्नोरेंट हैं, इनको नहीं पता कि ये चीज़, अगर एक पढ़ा लिखा बंदा वो अंडरस्टैंड करेगा आपकी बात को, वो उसको फॉलो करेगा, लेकिन जो अनएजुकेटेड है फिर उनका भी उसमें कसूर नहीं है कि ये तो हमारी रियासत को चाहिए कि जो है तालीम इसका मयार अच्छा किया जाए और लोगों को जो है तालीम दी जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए ताकि उनको पता हो उन्होंने लाइफ में क्या करना है। बिल्कुल, ऐसे लोग एक्चुअली, ऐसी कुछ फैमिलीज़ हैं जहाँ पे आप उनको जाके कहेंगे कि आपके बच्चों को जो है वो तालीम की ज़रूरत है, तो वो कहेंगे कि अगर बच्चे हमारे स्कूलों में जाएंगे तो हमारे घर में रोटी कैसे आएगी। तो क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर जो है वो नो डाउट कि हाँ वो अपना उस लेबर में शामिल हैं, काफ़ी लॉज भी बने, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र भी आती है ना। अब देखें आप, वो अगर बच्चे फॉर एग्जांपल, ठीक है ये होना चाहिए कि बच्चे जो है उनको तालीम हासिल करनी चाहिए और बस ऑल दैट, उनको खेल कूद में जो हिस्सा लेना चाहिए, बच्चों से और कोई मुशक्कत ना लीजिए, लेकिन वो फैमिलीज है, वो वालिदैन कहते हैं कि हमारे फैमिलीज भी अपनी जगह ठीक हैं। ये तो क्योंकि हमारा कंट्री जो है, मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो बच्चों को देना चाहिए, इस तरह के स्कॉलरशिप्स वगैरह देनी चाहिए ना, कुछ ऐसे बिल्कुल ऐसी सपोर्ट होनी चाहिए ताकि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेसिक हमारी जो नीड है वो तो खाना पीना ही है ना। बिल्कुल सही। ये एजुकेशन पे भी हम साथ हमारे तो आपने यही करना है, तो बिल्कुल सही, हमारे एजुकेशन पे भी हम साथ बात इसलिए कर रहे थे, ये पॉइंट जो इसलिए हमने उठाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो तालीम जो है इसकी अहमियत को मानते नहीं हैं और ऐसे लोगों की काउंसलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर जैसे हमने बच्चों की बात की, आजकल आप यूथ की डायरेक्शंस जो है वो चेंज होती नज़र नहीं आ रही हैं आपको लगता नहीं कि उनके जो गोल्स थे वो उनसे हट गए हैं, उनके जो मंजिलें थी उनको अब वो कुछ और नज़र आ रही हैं, जिस तरह कि डिजिटल गेमिंग जो है ये इसका रुझान बहुत ज़्यादा है। मैं बल्कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ना ये सारा चेंज, ये चीज़ें होती जा रही। अच्छा, मैं बल्कि अपने एक दोस्त से पूछ रहा था, मैं कि यार मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ जनरल सी, तो मैंने कहा यार मुझे किस किस्म का चैनल बनाना चाहिए। उसने कहा यार आजकल जो रुझान है ना वो ये डिजिटल गेमिंग का, इस हवाले से तुम कोई चैनल बना लो तो बड़ी जल्दी क्लिक हो जाओगे। मैं कि यार ये मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन वो कहता है यार लोगों के पास बड़ा वक्त है। आप यकीन करें कि ये एक डिसऑर्डर बन चुकी है, गेम्स को इस तरह यूज़ करते हैं कि ये बाकायदा एक डिसऑर्डर में शुमार होती है, मेंटल डिसऑर्डर में इसको काउंट किया जाता है। अगर ये एक जो है स्पेसिफिक लेवल पे पहुंच जाए इसका यूज़, तो इसको डिसऑर्डर कहा जाता है। कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट की, ये सारी चीज़ें, ये क्यों होता जा रहा है? आपको क्या लगता है कि उन बच्चों में जो बच्चे जो हैं जिनका मिशन ही ये है कि उन्होंने गेम्स में 10-10 बंदे मारने हैं, उनके अंदर से रहमदिली जो है वो खत्म नहीं होती जाएगी, वो आम लाइफ में हो जाती है। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल नहीं रहती लाइफ में ना, और इसके मतलब आपका क्या, एक तो आउटडोर गेम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं हमारी सोसाइटी में। जब हम मतलब होते थे, छोटे होते तो हम देखते थे कि एक सीखने को मिलता था, एक आउटडोर गेम में बच्चे बाहर निकलते थे, रात को देखते थे, सीखते थे। ये चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। इवन पेरेंट्स भी नहीं पसंद करते कि उनके बच्चे जो बाहर जाके खेलें, तो वो ये नहीं देखते कि पेरेंट्स के इस मोबाइल फ़ोन का भी तो किस कदर साइड इफ़ेक्ट है। जी जी, वो उसको बिल्कुल इग्नोर करके, बच्चा अंदर बैठा हुआ बस ठीक है सामने नजर आ रहा है, लेकिन वो अंदर क्या कुछ कर रहा है ये आप उसको इग्नोर करके, और आप सिर्फ ये कि बच्चा घर के अंदर है बस सेव है हमारी नज़रों के सामने, एंड दैट्स इट। अब इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की जो कुछ ऐसे मसाइल हैं हमें उनका सामना है। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो उनका अकेले बाहर जाना भी अभी सेफ नहीं है, मगर कोई भी मसला है उसका हल ज़रूर होता है। आप देखिए, आप खुद अपने पूरे दिन में से कुछ ऐसा वक्त निकालिए, आप अपने बच्चों को खुद बाहर ले जाइए, आप खुद उनके साथ खेलिए कूदिए। अभी तो नहीं, खैर अभी कोरोना ये जो अल्लाह करे हमारी जल्दी इस मूजी मर से जो है वो जान छूट जाए, तो उसके बाद जैसे ही हमारी रेगुलर लाइफ जो शुरू हो, तो उसमें आप अपने बच्चों के साथ खुद जो है वो आपको चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि वो टाइम जो है वो स्पेंड करें। लेकिन आजकल रुझान जो है वो डिजिटल गेमिंग की तरफ, और लोग जो बच्चे जो है बस गेम ऐसे आप बेसिकली बात दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन से निकलने के लिए गेम खेलना शुरू कर देते हैं,
वो उस टाइम उनको एंजाइटी से किसी हद तक डिप्रेशन से या निकाल देता है, क्योंकि उनका ध्यान बढ़ जाता है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग बाकायदा एक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बाकी लाइफ जो फंक्शनिंग है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है उस गेम की वजह से। इवन वो अपनी स्टडी को इग्नोर कर रहे होते हैं, जॉब को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अलावा इवन अपने घर में किसी को रिस्पॉन्स करना वो जरूरी नहीं समझते। ये होता है कि मैं बस ये जो टास्क है ना इसको पूरा कर लूं इसको। हाँ, उनको बिल्कुल उनकी और ये एडिक्शन की तरह एक एडिक्शन की तरह वो आपको ना एक बीमारी लग जाती है। आप अपने बच्चों को आप उनसे कहें कि आप तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाएगा या तुम्हें पीसी के सामने नहीं बैठने दिया जाएगा, तो बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे ना, वो मतलब बच्चे बात नहीं करेंगे अपने वालिदैन के साथ। उनका वो उस तरह से, जिस तरह हमारे दौर की अगर हम बात करें तो हम वालिदैन जो है वो वक्त गुजारा करते थे साथ, और गपशप होनी या पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा दिन का हिस्सा जरूर होता था जहाँ सारे मिल बैठते थे, और वो चाय का बहाना हो, वो खाने का बहाना हो, तो कुछ भी है वो आपस में गुफ्तगू होती, पूरे दिन का अहवाल बताया जाता है, क्या किया, क्या करना है। आपको आगे पेरेंट्स गाइड करते थे कि ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे है, तो आपको सीखने को मिलता था। मेरे ख्याल वो काउंसलिंग सारी बातें उनका एक्सपीरियंस होता है, पेरेंट्स जो है वो आपको। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास पेशेंट्स की रेशो जो है वो बढ़ती जा रही होगी, एंजाइटी के पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक अभी वो काउंसलिंग जो पेरेंट्स या वो सबकी जिम्मेदारी थी, अब वो आप पे जिम्मेदारी आ गई आप जैसे लोगों के ऊपर, तो आप वो किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से लोग जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो किस मसले का शिकार हैं और कैसे उनको बाहर निकाला जाए तमाम चीज़ों? बेसिकली जो है ये इमोशनल जो डिसऑर्डर है इनमें एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, और बहुत ज़्यादा लोग इस डिसऑर्डर लेके आते हैं ये डिसऑर्डर हमारे पास। और डिफरेंट फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जब आपको जो है वो बताया ही नहीं जाना कि न्यू जगह आप किसी नई जगह जा रहे हैं, आपको किस तरह करना है, या आपको कम्युनिकेट नहीं, बेसिकली अपने आपके जो पेरेंट्स है वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या आप उनको बता नहीं रहे बातें, या मोबाइल फ़ोन की वजह से आप वही डिस्कस जो आपने अपने जो करीबी लोगों से करना है, जब आपको सही गाइड करेंगे आप डिफरेंट लोगों से करते हैं, और आपको उस तरफ से डिफरेंट नेगेटिव या पॉजिटिव जिस तरह के भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप मोल्ड होते जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी थिंकिंग डेवलप करते हुए आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको इस तरह ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, ये आपने वैसे बड़ी ना वो लेकिन दबे लफ्ज़ों में बात की, मैं उस पॉइंट तक पहुंचा हूँ कि हमारे यहाँ डिवोर्सेस के रेशो जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि होता ये है कि वालिदैन की तरफ से एक ये जो ख़ास तौर पे बात कही जाती है कि तुमने बस गुजारा करना है जो भी है, तो वो लड़कियां जो हैं वो अपने अंदर बहुत सारी बातें लेके उनको बर्दाश्त करती रहती हैं, और फिर एट दी एंड जो फैसले बहुत अजीब से हो जाते हैं। और लड़कों को भी जो है वो कुछ फैमिली की सपोर्ट इस तरह से, या अगर सपोर्ट नहीं भी है तो लड़कों को भी बाज़ जगह पे गलत कहा जाता है, मसाइल को सुना नहीं जाता। हमारी सोसाइटी में ना ये है कि हम जो एक इस्लामिक हमारा कंट्री है ना, तो हम इस्लामिक वैल्यूज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस देते हैं इस मामले में। एक तो हम जो है वो पूछना पसंद नहीं करते बच्चों से कि भाई कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं, ठीक है, ये एक अना का इशू बना लिया जाता है। उसके बाद जब आप शादी करके जाते हैं कहीं भी, तो आपको फिर कहा जाता है भाई आपने हर सूरत गुजारा करना है। फिर आप देखें कि जब आप आगे फिर इतनी जिम्मेदारियां, एक मतलब लड़की आ रही है उसको ये समझा जाता है ये घर भी चलाए, ये भी करे, वो भी करे। बेसिकली उसका मकसद लड़की का काम जो इस्लाम देता है उससे वो बेसिकली ये है कि वो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। अब हमारी नस्लें इसीलिए ख़राब हो रही हैं कि हम लड़कियों से, औरतों से, माओं से वो काम नहीं ले रही जो कि उनका है। हज़रत अली का कॉल याद आता है, आप फरमाते हैं कि अपने लिए बीवी नहीं बच्चों के लिए माँ तलाश करो, यानी कि माँ तलाश, यानी कि वो औरत जो उसकी क्योंकि नस्लें इसी तरह चलती हैं कि नस्लों को आपने बनाना है तो फिर उसके लिए आपको करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा जाता है भाई इसका भी ख्याल रखना है, उसका भी रखना है। एक आपको जितना उसको अच्छी बहू समझा जाता है जो कि जॉइंट फैमिली लेके चले साथ, सबको बर्दाश्त करे, ठीक है, बर्दाश्त भी होनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन आपका जो मेन मकसद है आपकी लाइफ का या एक औरत का, वो उसको नहीं निगलेक्ट करना चाहिए। तो अब इसी तरह है कि आप गेम्स की जैसे बात कर रहे थे, अब और अगर 10 जिम्मेदारियां औरत पे डाल दी जाए तो फिर उसे कहा जाए बच्चों को भी टाइम दो साथ अंदर से, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। फिर वो बच्चे सारी बातों ने कहीं ना कहीं लगा के उसने अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है ना। जी बिल्कुल। तो वो इसलिए ये कि कम से कम उसको जो उसकी ड्यूटी है उसको वही दे, उससे एक्स्ट्रा काम जो उसको देंगे ना फिर वो इससे हट जाएगी, जो उसका बेसिक उसका मकसद है ना, जो हमारी नस्लें संवारेगा या उनकी तरबियत अच्छी करने का, वो नहीं, वो अपने मकसद से जो है वो हट जाते हैं, और इससे भी मसाइल जो है वो जन्म लेने लगते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हम एक कॉल जो है वो शामिल कर सकें, हमारे साथ कौन है, कहाँ से, और देख लेते हैं इनका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, आतिफ बात कर रहा हूँ।
चलें ठीक है जी, वो आपको प्रोग्राम के आखिर में हम बताते हैं, बल्कि मैं जैन भाई से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो प्रोग्राम में आपको बता सकें। आपके जो भी सवाल हों आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ख़ास तौर पे डिप्रेशन जो है कैसा इस मर्ज़ जो है वो बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है कि जिसका इलाज जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाता, और यही वजह बन जाता है बहुत सारी बीमारियों की। अच्छा, मैं एक जो मैं बात करना चाह रही थी कि ये जो डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी एक रीज़न ये है कि लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं, उसको फौरन से आप जो है वो डीपली सोचे बगैर जो है वो उसको उस पे अमल करते हैं, और बाद में आपको पता चलता है भाई ये जैसे तो ये मतलब जज्बात में कोई भी वो शादी है या कोई भी फैसला है वो जज्बात में ना किया जाए, बल्कि आप हर चीज़ जो है ज़िंदगी में आपको जो भी फैसला करना है वो बहुत सोच समझ के अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी उसमें परेशानी ना होगी, आपको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लिसनर्स भी शामिल हैं, उनके मैसेज भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस शो, खुदा। और अच्छा जी, इरम एंड किरण है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और आपकी जो फरमाइश है वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। ज़फ़र गुजर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ग्रेट शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ कोनैन हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, मैं अभी शामिल हुई हूँ आपके साथ, प्लीज़ आप बता दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू वेरी मच। नसीम है, आतिफ भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप बताइए ठीक हैं आप? सब अच्छा है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से भी हम लोग काफ़ी जो है ऐसे डिप्रेशन में इस वजह से भी चले जाते हैं, डिप्रेस रहते हैं कि बहुत सारी हमें ऐसी खबरें जो हैं वो शेयर की जा रही, वायरल ऐसी खबरें होती हैं, खास तौर पे ना कोविड है या ओवरऑल कोई भी है ना, तो नेगेटिव जो है ना वो हमें ज़्यादा चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, आज ये हो गया, फलां हो गया। तो मेरा ख्याल है कि एक परेशान हाल इंसान जो है पहले किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो ऐसी चीज़ें जब वो देखता है, वायरल ऐसी खबरें खास तौर पे हो रही हैं, तो वो फिर वो डिप्रेशन से उसे बाहर कैसे लाया जाए, वो बिल्कुल ठीक। ये नेगेटिव जो खबरें हैं, ये मैं ये समझती हूँ कि ये आप जो है हमारे जो रन कर रहे हैं कंट्री को, उनको ही बतानी चाहिए ताकि उनको पता हो मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरह इसको लेके चलना है और किस किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आम आवाम है, मेरा नहीं ख्याल उनके साथ इस तरह की जो न्यूज़ है वो इतनी ओपनली शेयर करनी चाहिए। तो कोविड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये खास तौर पे आप कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई कि लोगों को अच्छा खास तौर पे वैक्सीन के हवाले से कहा गया, डिफरेंट मूवीज से जो कि थी भी नहीं इसकी वीडियो वो लेके और नीचे कोविड का ये फैलाया गया, और जो है ना वो एकदम हैरान रह जाता है कि यार ये इस लेवल पे मतलब इतना जानबूझ के जो है वो जी हरासा करने की कोशिश। और ये इन चीज़ों से कैसे, आप मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पे आप जब अपनी एक तो ये ना बिलीव ना किया जाए, हर न्यूज़ पे इस तरह रिसर्च की जाए, चीज़ों को देखा जाए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल है कि वो नज़रअंदाज भी करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने हर चीज़ को ही बस बैठ के सोचते ही रहना, तो ये भी सोचों का सफ़र जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुँचा देता है कि जहाँ, और हर चीज़ से पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। अगर हम कोई भी न्यूज़ लेंगे, किसी को उससे और नेगेटिव सुन के और नेगेटिव के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी आपको। हमारे पास पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत कुछ है। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारा फेथ जो अगर हो, किस्मत पे यकीन कह ले, अगर इस पे हम अपना ईमान पक्का कर ले तो हमें जो है सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही है। और हमारे मतलब इस तरह है कि हम बहुत चीज़ें हैं, हमें इस्लाम ने हमें जो बताई हैं हम उससे निकल सकते हैं उनको फॉलो करते हुए। हमारे पास बहुत सी रीजंस हैं पॉजिटिव सोचने की, लेकिन हम जो है वो बस देखते हैं और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और किसी नेगेटिव बंदे के साथ डिस्कस कर ले तो बस ये आपने ये जो बात वैसे आगाज़ में की कि जो सोसाइटी का बिहेवियर है, ख़ास तौर पर रवैये जो हैं ये बड़ा असर रखते हैं, ये चीज़ें जो हैं इंसान को मुतासिर करती हैं। और आपके साथ अगर अच्छे से बिहेव, एक इंसान जो पहले से ही परेशान है और आप के साथ अगर वो मिलता है, शेयर करता है कुछ चीज़ें, तो आप वो चीज़ें बजाय इसके उनके उसको मसलों का हल करने के बजाय आप उनको मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश करें। या वो इंसान जो बेचारे इतना गहरा नहीं सोच पाते, जिनकी इतनी गहरी सोच नहीं होती, ऐसे लोगों को वो डिस्कस करते हैं कि हमें हमारी जो चीज़ें हैं या जो खुद ख़ास तौर पे कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो उन्होंने करना
होते हैं और आपसे शेयर अगर कर रहे हैं, दैट मीन वो आपको इस काबिल समझ रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छा मशवरा दिया जाएगा। लेकिन आजकल कुछ हो ऐसा रहा है कि हम किसी को चूँकि अपने से आगे जाता देख नहीं सकते, अगर वो कारोबार के एतबार से देखा जाए, कोई जॉब है, अगर आप कहीं, तो हमारे यहाँ लेग पुलिंग ये रिवाज जो ये अरसा दराज से चलता आ रहा है और ये कभी भी कम नहीं हुआ ख़ास तौर पे। अच्छा, मुझे जो दुख होता है कि आपके दोस्त अहबाब या ये सारी कहानियाँ बात की हैं, आपके साथ जो सबसे पहले ये जो रवैया अख्तियार करता है वो आपके रिश्तेदारों में से होता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो वो रिश्तेदार तो ख़ास, देखिए रिश्तेदार तो वो हैं कि जिनको आपके हर मसाइल में आपके साथ खड़ा होना चाहिए, मगर होता क्या है कि यहाँ कोई रिश्तेदार किसी दूसरे को अपने से आगे जाता नहीं देख सकता, कामयाब होते नहीं देख सकता। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके अगर मुसलसल ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही रवैया है? बिल्कुल, हम किसी चाहे रिश्तेदार ले ले, चाहे फैमिली का या इसके अलावा कोई भी फ्रेंड्स कोई भी है, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली हमने खुद को चेंज करना है, हमने दूसरों पे डिपेंड नहीं करना। अब हमें, अब नो डाउट अच्छे भी लोग होंगे, अच्छे रिश्तेदार भी होंगे, ज्यादा रेशो बुरों की ही होगी, लेकिन अच्छे भी होंगे अंदर, डेफिनेटली ज्यादा अक्सरियत अच्छे ही हैं, लेकिन हम डिपेंड ही क्यों करें दूसरों पे? हम अपना सेफ साइड रख के दूसरों पे डिपेंड करें तो हम चल सकते हैं। हम अपना मशवरा लेना है, मशवरा जरूर लेके, लेकिन आप अपनी थिंकिंग यूज करेंगे, भाई मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। अगर हम बिल्कुल दूसरों पे डिपेंड कर देंगे, भाई ये हर उसने डिसीजन लिया अपने लिए तो ये अच्छा रहा, मैं उससे पूछ लेता हूँ, वो उसका था। सही है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ मैं बैठ के सामने चीज़ों को देख रही हूँ, आपको वो नहीं वैसे नजर आए। बिल्कुल सही है। आपको अपनी जगह बैठ के देखना चाहिए और अपने मुताबिक चीज़ों को हल करना चाहिए। मशवरे लें और देखिए उसमें किसको आपने फॉलो करना है, किसको नहीं करना। ऐसा नहीं कि आपने ब्लाइंडली जो है वो। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं जो वालिदैन की तवज्जो से महरूम रह जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके लिए फिर बाद में उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ऐसे बच्चे ख़ास तौर पे जो अगर उन्हें कोई किसी किस्म का कोई मसला, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, तो वो अपने वालिदैन को बताने के बजाय वो बाहर कोई अपना खैर खा ढूंढ रहे होते हैं। और ये उनके साथ होता है कि जो ख़ास तौर पे वालिदैन जो है वो फेवरेटिज्म, और इसमें आके ना कुछ बच्चे जो उनके बड़े मनपसंद बन जाते हैं, तो कुछ बच्चों को जब वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चे नोट कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें ना। उनको अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस होती है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारी जो इवन बड़े होके भी हमारे साथ साइकोलॉजिकल कोई भी इशू आता है जी, तो साइकोलॉजी में ये समझा जाता है कि ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं ये उनमें कहीं कमी रह गई, इसीलिए आपको अब वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। और हम जो फर्स्ट 5 ईयर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं इंसान की लाइफ में। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, या उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो की जाती हैं बच्चे को, छोटे टॉयलेट ट्रेनिंग और डिफरेंट हैबिट डेवलप करने के लिए उनको जब डांटा जाता है या किस तरीके से उनको वो चीज़ें सिखाई गई हैं, सही है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि बड़े हो के आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनी। आप ये सोचें कि पहले ज़माने में साइकोलॉजिस्ट इंसान की पर्सनैलिटी देख के बड़े इंसान की बता देते कि चाइल्डहुड में ये इसकी ट्रेनिंग जो है ये सख्ती से हुई है और ये ट्रेनिंग फलां बंदे की प्यार से हुई है। ये डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पूरी आपकी चाइल्डहुड पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है आपकी पर्सनैलिटी पे रहता है चाइल्डहुड। तो अगर आप छोटे बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी जो है वो, और डिप्रेशन में जाना या डिफरेंट डिसऑर्डर का शिकार होना, ये बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है कि आप नहीं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को जो है वो इस एज में प्यार से ही ट्रीट करना चाहिए या उनके ऊपर सख्ती भी होनी चाहिए? सख्ती मैं समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शुरू से ही बच्चे को इस तरह लेके चले हैं कि आपने बच्चे को बताया भाई ये इसकी रीज़न है, इस वजह से तुमने ये करना है, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, वो कभी भी सख्ती आपको करने का मौका ही नहीं देगा। आप खुद कभी इसका प्रैक्टिस बेशक करके कोई भी देख सकता है कि अगर बच्चे को शुरू से ही आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप फ्रेंडली उसके साथ है उनको, और किसी बात पे अगर वो अड़ भी जाता है तो उसको उस टाइम इग्नोर करें। सही है। ताकि वो, क्योंकि वो बच्चा उसको अगर हम मारेंगे भी तो वो उस चीज़ को उस तरह नहीं सीखेगा। उस टाइम इग्नोर कर दें, किसी और टाइम पे आके किसी और सिचुएशन में कोई चीज़ देकर उसको कह दे भाई ऐसे ऐसे कर लो, वो उस चीज़ पे आ जाएगा। यूँ किया जाए कि अगर ज़्यादा से कोशिश ये करनी चाहिए बच्चे को पॉजिटिवली लेके चला जाए और उनको बिल्कुल भी पनिश ना किया जाए इस तरह बुरी तरह, खास तौर पे अब पनिश ना किया जाए। वैसे आप थोड़ा आपका जो रवैये में सख्ती हो आपकी
अंदाज में, बोलने के अंदाज में थोड़ी सख्ती हो सकती है। हाँ, ये वक्ती तौर पे आप रखिए, ज्यादा देर ना हो। थोड़ी देर अगर वो भी आप अगर बच्चों को लेके चलेंगे टाइम, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बच्चे को शुरू से ही अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं ना उसको, और वो वैसा ही हो जाएगा। अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे बच्चे को, उसको कुछ बता ही नहीं रहे ना, वो इसीलिए होते हैं। उनको जो भी कहा जाए, इसमें पेरेंट्स का ही कसूर होता है। पेरेंट्स क्योंकि टाइम नहीं दे रहे होते बच्चों को, जो एक दफा बताया ऐसे अगर दूसरे वक्त उसके थप्पड़ लगा दिए, वो ढीठ हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई थप्पड़ तो पड़ना ही पड़ना, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा भी कर लें तो पड़ जाएगा। हाँ, पड़ जाता है वैसे भी, और यहाँ डांट तो पड़नी है। तो मैंने जो हम देखा, डील नहीं कही सारी मैंने जो देखा है, खास तौर पे मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मुझे जो फील होता है ऐसा कि देखिए, वालिदैन जो हैं, जिन चीज़ों पे बच्चों को डांटना चाहिए उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और छोटी छोटी बातों पे डांट रहे होते हैं। तुमने ये पानी क्यों गिरा दिया, बच्चा है भाई, गिर गया पानी। तुमसे गिलास क्यों टूटा, आपसे नहीं टूटा कभी, ठीक है। वो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम बड़े होके भी हमसे वो गलतियां हो रही हैं, उनको इग्नोर करते और जो हाँ, अगर एक बच्चा जो है वो जाके एक को वायर पड़ी है, उसको जाके वो उठा रहा है, हाथ लगा रहा है, तो ये वो चीज़ है जिसपे आपने रोकना है, उसे डांटना है। बिल्कुल, ये वो मसले हैं। मतलब ऐसी चीज़ जिसको नुकसान दे, उसके लिए आपको उसको डेफिनेटली अब थोड़ा डांट के ताकि उसे पता हो कि ये कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे काम मैं करने जा रहा था कि जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। पहले आराम से उसको समझाने की कोशिश करें कि इससे ये तुम्हें नुकसान हो सकता है, या इससे करंट लग सकता है, या ये इस तरह है, तो फिर या उसको हटा दे वहाँ से। लेकिन बच्चों को ज़्यादा जो है वो ना फिजिकली ना मेंटली उनको जो है स्ट्रेस में नहीं लाना चाहिए किसी तरीके से। बिल्कुल सही, वो जाके फिर बच्चों के लिए मसाइल का सामना बनता है। मैमूना है, कहती हैं सर सलाम, वालेकुम अस्सलाम, और मैम को भी सलाम, और कहती हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, लेकिन क्या आप में पाकिस्तानी नगमा लगा सकते हैं। अच्छा जी, आप पहले नाराज़गी की वजह लिख भेजिए। कोई ना कोई मेरे साथ नाराज़ होने की वजह आप लिसनर्स की यही होती है कि आप जो मुझे ट्रैक बताते हैं मैं वो प्ले नहीं करता। तो मेरा ये चलता आ रहा है जी काफ़ी अरसे से कि मैं जो अपने शो में ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट होती है। खैर, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में जैसा आप जानते हैं कि इसमें कोई ब्रेक नहीं होती, इसमें हम कोई ट्रैक प्ले नहीं करते, इसमें हम ब्रेक नहीं लेते, इसमें हम कंटिन्यूसली बातें करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक्स होते हैं। और हमारे पास जो मेहमान आते हैं ये अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बात जो अपने साथ शेयर कर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और जिन शोबाजात से ये हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो भी आपके सवाल होते हैं, ख़ास तौर पे उनके जवाब देना ज़रूरी समझा जाता है। और हमारी कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों के मैसेजेस शामिल किए जाएं, आप लोगों की कॉल्स ली जाएं, ताकि जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ सकें और बागौर समझ सकें, क्योंकि नज़रअंदाज करते रहना बिगाड़ पैदा करता है। बहुत से आप वो काम जो आप अभी तक अंजाम नहीं दे पाए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बेहतरी लाना चाहते हैं, या उस थोड़ी सी बेहतरी से अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे आप एक अच्छी राह की तरफ लेके जाना चाह रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें इनको बड़े ध्यान से सुना कीजिए। उन लोगों की आप रविश इख्तियार मत कीजिए कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, बल्कि जो बात कही जाती है उसको दिल और दिमाग दोनों में बिठा लिया जाए। और यही वजह है कि आज हम ज़रा दिमाग की बातें हो रही है। आज ज़हनी एतबार से आपकी ज़हनी सेहत जो आप मेंटल हेल्थ जो है ख़ास तौर पे, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम डिस्कस करें, और इसके ऊपर हम बात करते हुए आपके भी जो सवाल हम तक पहुंचते रहे वो मैंने वैसे मेरा ख़्याल है कि मैं साथ साथ पूछ रहा हूं, और पिछले प्रोग्राम्स में आप लोग जो भी हमसे पूछते आ रहे हैं वो सारे सवाल जितने भी हमारे साथ मेहमान होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मैसेजेस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जी, अच्छा सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा जी, मेहमान को भी सलाम, और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे पसंद आई हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया कि आपको हमारी जो मेहमान हैं उनकी बातें जो है वो पसंद आ रही हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जी, फ़ायज़ा अनवर साहिबा, और आपसे आज हम बात कर रहे हैं कि जो आप अपनी मेंटल हेल्थ जो है इसको किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ बस आखिरी सवाल हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त अब बहुत कम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आखिर में आपसे सारे सवाल जो है वो बारी बारी पूछ लूँ। आपकी जो ज़िंदगी, आपकी जो लाइफ है, ये एक ही रूटीन में अगर चलती रहे, अब जिस तरह कहा जाता है कि मुझे किसी ने ये बात कही थी कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता सकती हैं कि आप अपने जो रूम है ना, मैं वैसे एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी जो दीवारें हैं, उसके जो आप पेंट जब करवाएं ना, तो वो रंग मुख्तलिफ होने चाहिए, वो कलर्स मुख्तलिफ होने चाहिए, क्यों आप अपने कमरे से जो है ना बोरियत महसूस ना करने लगे। तो मैं इसी तरह से ये पूछना चाह रहा था कि आपकी जो जिंदगी, चेंज हमेशा अच्छा जो है, पॉजिटिव, मेरा यही सवाल था कि आपकी जिंदगी जो है वो एक ही डगर मगर चल रही है, ये हो जाते हैं आप, हो जाता है। अच्छा, ये मैं किस एतबार से पूछ रहा हूँ कि वो लोग ख़ास तौर पे
कि जिनको कभी ना कभी कोई ना कोई अगर गम, परेशानी, दुख, दर्द आता है तो वो इतने मायूस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, उन्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हालांकि मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि जहाँ ऐसा कभी होता है कुछ, तो आप समझिए कि वहाँ से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ से अब आप सीखेंगे कि मसाइल को आपने किस तरह से हैंडल करना। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई चीज़ भी जो है बेवजह नहीं बनाई गई, तो आपकी जितनी भी आपको लाइफ में आती हैं चीज़ें, स्ट्रेस आता है या कोई लाइफ के इवेंट्स इस तरह आते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं, या इसके अलावा आजमाइश हो सकती है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप खुशी ही, अगर सिर्फ खुशी रहे, अच्छा मैं गाड़ी की ख्वाहिश करता हूँ तो वो मुझे 2 मिनट में गाड़ी में मिल जाती, तो उसकी वो मुझे उस तरह से वो शायद मुझे पता है कि मेरी ख्वाहिशें बड़ी जल्दी पूरी हो रही, लेकिन मैं जतन करके कोई चीज़ अगर हासिल करता हूँ तो उसकी हमेशा मुझे बिल्कुल। और इसके ख्वाहिशात तो इंसानी ख्वाहिशात कभी ख़त्म भी नहीं होती, आप चाहे, इसलिए अपनी जो मेंटली आप कहाँ रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा देनी चाहिए जी, क्योंकि ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, एक ख़त्म होती है दूसरी उसकी जगह ले लेती है फ़ौरन से। आप कभी भी ये नहीं कहते भाई इस टाइम मेरी अब कोई ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल सही है, तो आपको जो है देखना चाहिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम देना चाहिए, और अच्छा फील करने के लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, चेंज आना चाहिए लाइफ में, कहीं घूमने चले जाएँ। अगर आपका रूटीन बहुत टफ है तो उनसे टाइम निकाल के कुछ अर्सा बाद जो है कहीं ना कहीं घूम आए, या कहीं ना कहीं दोस्तों के पास बैठे, या कोई बात ऐसी करें, या कोई चेंज अपनी लाइफ में। हमेशा चेंज पॉजिटिव हमेशा अच्छा होता है और वो आपको मेंटली रिलैक्स करता है। बिल्कुल चेंज ज़रूरी है। आप हर दिन जो है वो बैंगन नहीं खा सकते, आप हर दिन चिकन नहीं खा सकते, एक मशीन की तरह एक काम नहीं ना। तो वो इंसान की ज़िंदगी में खाने पीने की या ओढ़ने पहनने की या चलने फिरने की तमाम चीज़ों में चेंज आता रहना चाहिए, और चेंज जो भी आए वो अच्छे के लिए हो। ये ना हो कि उस चेंज से जो है वो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी किसी नुकसान का सामना करना पड़े। मुझे आखिर में जाते जाते आपको क्या लगता है, कोई ऐसी बात जो अभी अधूरी रह गई और आपको लगता है कि वो लोगों तक मैं करना चाहूँगी और वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए? मैं जाते यही बात कहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव जो है, हर चीज़ में से पॉजिटिव एस्पेक्ट निकालें, उसको पॉजिटिवली देखें। ठीक है। अगर आप चीज़ों को नेगेटिवली देखना शुरू कर देंगे, आपको हर चीज़ आपको जो, अगर आप देखेंगे आपके कोई लाइफ में आपको कोई इस तरह की कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है, तो आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको ऐसे लगेगा बस खत्म है सब कुछ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। लेकिन आप वहीं बैठे, आपने कुछ भी नहीं किया, आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज नजर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, और ये अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल कर लीजिए और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे अच्छे के चेंज आना शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, और उस बात जितने भी लिसनर्स थे मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये जो चीज़ें आपने बताई ख़ास तौर पे जिन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए वो अवॉइड करेंगे, और जिन चीज़ों को अपनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, आप तशरीफ़ लाई। और जनाब, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और आप तमाम का भी उस पार जितने भी लोग थे आपका बहुत 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 शुक्रिया। इस प्रोग्राम को दोबारा सुनने के लिए आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान ऑफिशियल पेज पे जाके इस प्रोग्राम को दोबारा सुन सकते हैं, और कुछ लम्हों के बाद जनाब यही प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे जो है वो भी सुनने को मिल जाएगा। आप तमाम का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। कोशिश कीजिएगा उन लोगों का बहुत सा ख्याल रखें जिनकी मुस्कुराहटें आपकी मुस्कुराहटों से वाबस्ता हैं, जिनके चेहरे आपकी मुस्कुराहटों से खिलखिलाते रहते हैं। आतिफ़ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ 2 बजे। ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।